हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 8 का चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो देखिए, हम लोग का चैप्टर डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सीटेट में जो है डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, ठीक है, जो अभी ट्रायल 4 आने वाला है बीपीएससी, उसमें भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, मुगल बादशाह में जो आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह कौन था, तो औरंगजेब था, याद रखिएगा, ठीक है। औरंगजेब था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार जो लोग थे, उन्होंने अपनी ताकत जो है आजमाए। और ठीक क्या हुआ, 18वीं सदी के बाद आपका अंग्रेज जो है एक नई ताकत के में उभरने लगे थे, नई ताकत के रूप में उभरने लगे थे। तो आपको पता होगा कि जब अंग्रेज आए थे पहली बार, तो उनका जो मेन मकसद था वो व्यापार के रूप में था, ठीक है, व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। फिर बाद में इन्होंने अपना जो है साम्राज्य जो है स्थापित किया था। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है भारी विद्रोह हुआ था। उसमें विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बनाया था। तब इन्होंने क्या, अंग्रेज लोग क्या किए कि बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को उनके सामने जो है मार डाला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। और जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का जो है इससे अधिकार मिल गया था। और इस इजाज़तनामे का मतलब ये होता है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकते थे। तो वहाँ से सस्ती कीमत जो है पे ये लोग चीज़ खरीदते थे और फिर यूरोप में जाके ऊंची कीमत पे बेचते थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत है, ये यहाँ पे आपका खनिज संसाधन, यहाँ पे जो है हर चीज़ के लिए ये पूरी तरीके से रिसोर्सेज के लिए संपन्न थी। तो ऐसे में ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से जो चीज़ें इन लोगों को मिलती थी बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ती रूप में मिल जाती थी, क्योंकि वे यहाँ से वो कच्चा माल को उठाते थे, फिर यूरोप ले जाते थे, फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे अच्छे दामों में, मतलब बहुत ही ऊंची कीमत में बेचते थे। तो इस तरीके से कंपनी जो थी ना, बहुत ही आपका मुनाफा जो है कमा लेता था। तो अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना होती, तभी वो सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। लेकिन ये शाही दस्तावेज, अब यहाँ पे देखिए, वाणिज्यिक क्या होता है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको हम लोग वाणिज्यिक कंपनी कहते हैं। तो ये जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक तरह का वाणिज्यिक कंपनी थी जो कि भारत से सस्ते माल उठाता था बहुत ही कम कीमतों पे और जाके बाहर ऊंचे दाम में जो है बेचता था। तो लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ हुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। देखिए, ये जो पुर्तगाली थे, ये गोवा में अपना ठिकाना बनाए थे, याद रखिएगा। और पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में 1498 ईस्वी में जो है पहली बार भारत पहुंचे थे। और किससे पहुंचे थे, तो समुद्र मार्ग से पहुंचे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कब पहुंचे थे और और कैसे पहुंचे थे, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी। अब देखिए, इसके बाद पुर्तगाल के बाद कौन आया, तो पुर्तगाल के बाद हमारे पास कौन आया भाई, तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। यानी पुर्तगाल के बाद डच आया और डच के बाद आपका फ्रांसिस व्यापारी भी आए थे। तो देखिए, इस तरीके से सारे लोग आए थे। कभी कभी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समस्या ये था कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। किसकी किसकी मांग थी, सूती कपड़े की थी और रेशम की मांग थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीज़ें की मांग थी, तो काली मिर्च
मिर्च था, लौंग था, इलायची था, दालचीनी था, इसकी भी मांग थी। यूरोप कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत जो है बढ़ने लगा था और उनसे मिलने वाला मुनाफा जो है गिरने लगा था। पहले तो आपको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, जो कि भारी बहुत ही कम कीमत में जो है यहाँ से खरीदता था और ऊंची कीमतों में जाके बाहर यूरोप में बेचता था। फिर उसके बाद जैसे ही आपका अलग अलग कंपनी अलग अलग मतलब कि देश आने लगे, यहाँ पे व्यापार करने के लिए आने लगे, जैसे कि आपको पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसिस आए। तो ये सबका डिमांड एक ही था। जब सबका डिमांड एक ही था तो क्या हुआ कि वहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ने लगा और इस तरीके से मुनाफा जो है गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने और फुलने का यही एक रास्ता था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दे। तो ऑब्वियसली जो उसकी कॉम्पिटिटर है, अगर उसको वो ख़त्म कर देता है तो कहीं ना कहीं वो जो है आगे बढ़ सकता है। तो लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की, अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिला तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबा देती थी और रास्ते में रुकावट खड़ा कर देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये एक दूसरे को जो है कुचलना चाहते थे। तो की मदद से व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, तो अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी क्या होता था, टकराव होने लगा था और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे व्यापार भी हो रहा है और ये लोग राजनीतिक भी खेल रहे हैं, तो ये दोनों जो है अब एक साथ चल रहा था और ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहाँ शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी? बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहले आपका इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी और कंपनी के व्यापारी यहाँ से जो है अपना काम चलाते थे और इन कंपनियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था व्यापारी को। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। क्या था? वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, वेयर हाउस क्या था? जहाँ पे निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर जो है बैठे रहते थे। तो जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए, व्यापार फैलता गया तो उसके लिए जो है इन्हें फैक्टर यानी लोगों की ज़रूरत हुई। जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उसको यहाँ पे फैक्टर कहा गया। तो उसके लिए इन्हें जो सौदागर और व्यापारियों की ज़रूरत थी, तो वो लोग कहाँ पर बसने लगे? इन्हीं जगह पे बसने लगे। तो ठीक 1696 ईस्वी तक क्या हुआ कि कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ जो है एक किला बनाना शुरू कर दिया था और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देना 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव क्या था? कालीकत्ता था, जो कि बाद में कलकत्ता बना था। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करेगा। ठीक है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। तो उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। किसका? तो औरंगजेब से। ठीक है, इसके फरमान पे। और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था और इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान जो है विरोध क्यों नहीं करते? देखिए यहाँ पे बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान, इन्होंने विरोध किया था और मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चीज़, ये चीज़ जो है विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया था। तो बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान, सॉरी अली खान है ना, मुर्शिद, हाँ कुली खान है, सॉरी कुली खान है। अब क्या होता है? व्यापार से युद्ध तक। अब तो व्यापार हो रहा है, फिर यहाँ पे लड़ाई भी स्टार्ट हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, अलग अलग देश से आ गए, जो कि जिनकी मांग एक ही थी, प्रतिस्पर्धा हो गया था, मतलब कि इनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए थे। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार से अब युद्ध
तक यहाँ पे बात पहुँच गया। तब 18वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ कि कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो है काफ़ी बढ़ गया था। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि मुर्शिद कुली खान जो है वो भी इसका विरोध करने लगे थे। तो औरंगज़ेब का मृत्यु के बाद क्या हुआ, बंगाल का नवाब अपनी ताकत जो है दिखाने लगे थे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। तो मुर्शिद कुली खान के बाद जो है अब अली वर्दी खान आते हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से क्या मांगा, नजराने मांगने लगा। तो उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत जो है कमज़ोर पड़ रही है। तो देखिए कि यहाँ पे बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या क्या किया था आपका कंपनी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं था। अब कंपनी जो है आपका टैक्स नहीं दे रहा था। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ भी लिखी और नवाबों वो उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। किसको किया, तो नवाब को और उनके अधिकारी को। तो कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार जो है तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार जो है शुल्क हटा ले। तो कंपनी को इस बात का यकीन था कि अगर अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनः निर्माण करना होगा। अब देखिए यहाँ से जो है कंपनी जो है बाहर से आ गया है, तो इसको जो है अपने व्यापार को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना ताकत बढ़ाना पड़ेगा और अपना ताकत बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके किले और गाँव को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टकराव जो है दिनों दिन जो है बढ़ता गया और इसी टकराव के कारण जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। अब आता है प्लासी का युद्ध। अब तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, इनमें कौन जीते थे, कौन हारे थे। तो ये सब क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा, ये सब हमें एनसीईआरटी की ही चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें 6 to 10 की एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ना है। तो फिलहाल हमें सीटेट के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी को देखना है, बीपीएससी के लिए एटलीस्ट 10 तक को देखना है। ठीक है, कठपुतली। कठपुतली क्या होता है, ये एक खिलौने की तरह होता है जो कि धागों से हम लोग जैसा नचाते हैं वो अपने हिसाब से नाचता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति किसी और के सहारे पे नाचता है उसको हम लोग कठपुतली कहते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1756 में हुआ था, यानी 1756 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से जो है बहुत ही भय था और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब ये अब देखिए कंपनी जो है पहले सिराजुद्दौला था, अब इसकी जगह कंपनी कठपुतली जो है नवाब बनाना चाहती थी जो व्यापारिक रियायतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। तो कंपनी ने ये प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। यानी अब कंपनी का जो प्रतिद्वंदी है तो उसमें से किसी को जो है नवाब बना दिया जाए। तो कंपनी ये सॉरी सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी मतलब जो सिराजुद्दौला है और उसके जो कॉम्पिटिटर मतलब उसके विरोध में जो है जो कि साथ में कॉम्पिटिटर हम लोग कह सकते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे नवाब बना दिया जाए। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो क्या हुआ कि 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। देख लीजिए 30,000 किसने किया था, तो नवाब आपका सिराजुद्दौला ने किया था। अच्छा हाँ, इसी ने किया था और अंग्रेजों के हथियार छीन लिया गया था और अंग्रेजों का जहाज को घेरे में ले लिया गया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्या हुआ कि कलकत्ता के हाथ से निकलने जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे किसके नेतृत्व में, तो रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे था, तो ये आपका मद्रास में जो कंपनी थी वहाँ पे था और उनके अफसर थे। तो उन्होंने जो है यहाँ पे आए, कहाँ पे ये हो रहा, कोलकाता में हो रहा। तो यहाँ पे देखिए न्यायालय, कच्छ ईस्ट इंडिया हाउस, लैंड हॉर्न स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ पैराडाइज के लंदन स्थित लैंड हॉल स्ट्रीट पर बनी ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी और ये ऐसे ही एक सभा का चित्र था। तो इस सेना को नौसैनिकों बड़े की
बेरे की मदद भी मिल रही थी और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक जो है सौदेबाजी चली और आखिर 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। और नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ पे की हार एक बड़ा कारण था और उनके सेनापति में से एक सेनापति था मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। यानी मीर जाफ़र के कारण जो है ये हार चुके थे और मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहकर उसे अपना साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मीर जाफ़र अगर सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था? क्योंकि यहाँ पे कंपनी कहा कि वो सिराजुद्दौला को हटा के उसको नवाब बना देगा। तो ये जो है युद्ध में नहीं लड़ा था और इसके कारण सिराजुद्दौला का यहाँ पे हार हो गया था। तो ये था हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये हमारा आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि हमारी सीटेट के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिशन में के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो इसके अलावा हम बता दे रहे हैं कि बीपीएससी के लिए हमारा जो है डेली क्लास अभी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग एसएसटी का ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।